हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सपीरियंस। देखिए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो है पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जो आप लोग का उपलब्ध होगा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में आज जो देखने वाले हम लोग इसका टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले इंपोर्टेंट जो कि चैप्टर फर्स्ट का होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का चैप्टर का नाम ही पता होगा क्या। चैप्टर पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। जो क्षेत्रवाद की भावना है एक कुपरिणाम है, तो ये जो है कुपरिणाम है अलगाववाद का। ये जो कुपरिणाम है अलगाववाद का। वही दूसरा प्रश्न का बात कर ले हम लोग कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए भारत में जो है पंचायती राज में, पंचायती राज संस्था में जो है महिलाओं के लिए 50%, कितना परसेंट, 50% जो है आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न बात करें हम लोग, सांप्रदायिकता राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिकता राजनीति आधारित होती है और ये जो होती है धर्म पे। किस पे होती है? धर्म पे सांप्रदायिक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 4, 16वीं लोकसभा में महिला संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या जो थी 61 थी। प्रश्न हम लोग देखिए प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र में जो है रंग भेद के विरोधी जेड गुडी नहीं है, ऐसा आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है? तो देखिए सांप्रदायिकता जो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। वही बात करें, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। तो लैंगिक विभाजन का अर्थ ही होता है लिंग विभाजन, यानी कि स्त्री और पुरुष के साथ जब हम लोग जो है भेदभाव किया जाता है उसके लिंग के आधार पर, तो उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा और एक सब ऑप्शन ये भी रहेगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। कहने का मतलब ये धर्म के आधार पे जो है भेदभाव को मनाही करता है। धर्म पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाई जाती है वो 8 मार्च को मनाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है। तो ये जो मनाई जाती है 8 मार्च को मनाई जाती है। 10 देखेंगे, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो देखिए 15वीं लोकसभा के पूर्व जो है लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो थी मात्र 10% थी। वहीं बात करें भारत एक राष्ट्र है, तो ये जो है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों की मानने की आज़ादी है। धर्मनिरपेक्ष में आप लोग को पढ़ाए थे। अगला जो प्रश्न है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है कितनी है? तो ये जो है 80.84% है। फिर देखिए इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? देखिए इंग्लैंड में जो है 1918 में ही जो है महिलाओं को वयस्क मताधिकार मिल गया था, यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया था। फिर देखिए महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी? तो देखिए ब्रिटेन ने महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का जो है अधिकार दिया। आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन इंग्लैंड ने महिलाओं को सर्वप्रथम जो है मतदान देने का अधिकार दिया। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है, तो आप लोग याद रखेंगे 40% जो है कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है। वही बात कर ले प्रश्न संख्या 16 का, तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 78 थी। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़े? तो देखिए आप लोग युगोस्लाविया को जो है धार्मिक और जातीय
आधार पर विखंडन किया गया यूगोस्लाविया को। फिर देखिए प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्रोटेस्ट संप्रदाय जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटेस्ट संप्रदाय जो है ईसाई धर्म से जो है संबंधित है। फिर आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो देखिए रूस में जो है विविधता कम पाया जाता है, विभेद कम पाया जाता है। वही बात कर ले सांप्रदायिकता संबंधित है, तो ये धार्मिक कट्टरता से जो है संबंधित है सांप्रदायिकता। देखिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं, धर्म को संप्रदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक कहलाता है। धर्म को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक कहलाता है। वही बात कर ले हम लोग सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई? तो श्रीलंका की राष्ट्रभाषा जो है सिंगली घोषित की गई। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे आप लोग, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन हो रहा है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का कब गठन हो रहा है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो रहा है। वहीं देखिए प्रश्न संख्या 24, तो देखिए ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। वहीं अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। वही बात कर ले तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, तो भाषा के आधार पे जो है श्रीलंका में भेदभाव किया गया था। फिर आप लोग देखिए श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था? तो वहां पे भाषा था। और भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश था, जो वहां पे भाषा को लेकर दिक्कत हो गया था, लोग आंध्र प्रदेश राज्य बना भाषा के आधार पे। उसके बाद देखेंगे हम लोग सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता में साझेदारी ठीक है क्योंकि जो है ये विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव को कम करती है, सब में जो है समन्वय स्थापित करती है। देखिए इसका जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए हैं MCQ, अब जो है इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। वीडियो में बने रहे आप लोग। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जानेंगे हम लोग। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। तो जनता के लिए क्या है? शासित शासन है। तो सबसे अच्छा परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन का है, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और उनका कहना था लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है शासित शासन है। ये सबसे अच्छा परिभाषा था। आप लोग दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं वीडियो में जो कि दिया गया है कि वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित हो जाती है। किसके द्वारा संचालित की जाती है? जनता के द्वारा संचालित की जाती है, तो उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी। दूसरा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए उसका उत्तर जानते हैं हम लोग कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो समाज के विभिन्न जाति धर्म के लोग होंगे, है कि नहीं, विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, उन सभी के द्वारा जो है सरकार में हिस्सेदारी करना, सरकार में हिस्सा लेना, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो सत्ता में साझेदारी कहलाएगा। उस सत्ता में क्या कहलाएगा? साझेदारी कहलाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। आप लोग यहाँ से लिख लेंगे इसका परिभाषा। प्रश्न संख्या 3 है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में
क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यह लोकतंत्र को स्थिर और मजबूत बनाती है। वहीं बात करें यदि विभिन्न सामूहिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष एवं संघर्ष पैदा होता है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती है। क्यों योगदान रखती है? क्योंकि यह जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और स्थिर बनाती है, एक जगह फिक्स रखती है और ये जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। वही बात करें यदि विभिन्न सामूहिक समूह को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है, कहने का मतलब अनेक जाति धर्म हमारे देश में तो है इस विभिन्न समुदाय के, अगर इन सभी को जो है मौका नहीं मिलता है तो लगेगा उनको कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है कि नहीं, और असंतोष और संघर्ष पैदा होगा। वो सब क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, जिसके कारण जो है सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता आदि ये सब जो है उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर जानेंगे। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बढ़ जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो देखिए जाति हो या धर्म हो, क्षेत्र, ये सभी के आधार पर जो है यदि समाज कई वर्गों में बढ़ जाता है, समाज जो है कई वर्गों में बढ़ जाता है तो उसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं या फिर क्या समझते हैं। तो जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर समाज का कई वर्गों में बढ़ जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सांप्रदायिकता के बारे में। देखिए सांप्रदायिकता क्या है? तो अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात बोल सकते हैं अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए तो सांप्रदायिकता के बारे में आप लोग समझे कि देखिए अपने धर्म से प्रेम करेगा और दूसरे के धर्म से जो है नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी कि अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना ये सांप्रदायिकता कहलाता है। वही बात कर ले हम लोग अगला प्रश्न का, तो देखेंगे सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव किए एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। यदि हम लोग जो है बिना भेदभाव किए हुए सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ जो है मिलजुल कर रहेंगे तो सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, सबको जो है अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। देखिए भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। भारत में जो है इसकी निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, क्या क्या है देखते हैं। तो भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा और किसी भी धर्म को जो है विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, कोई भी धर्म उसका जो है राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, ये जो है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत है। वही बात कर ले हम लोग प्रश्न संख्या 8 का, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? तो देखिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। वही बात कर ले भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए भारत में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ किन्हीं धर्म का लोग का संख्या ज़्यादा है तो किन्हीं का कम है, लेकिन भारत में जो है
सभी धर्मों को मानने की आज़ादी दी जाती है और धर्म को, किसी भी एक धर्म को जो है श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, बल्कि जो है सभी धर्मों को जो है बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में आप जो है धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि तुम जो है इस धर्म से हो, तुम यहाँ पे उसका जो है भेदभाव करेंगे, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो देखिए 2 प्रावधान जो है निम्नलिखित हैं। बात कर ले पहला का, तो भारत में किसी भी धर्म का विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। भारत में किसी भी धर्म को जो है विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। वही बात करें दूसरा का, तो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, सरकार हो, धर्म के आधार पर जो है किसी दूसरे धर्म वाले को जो है भेदभाव नहीं करेगा। वही धर्म को विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं है, किसी धर्म को जो है विशेष अधिकार भी जो है प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग, लैंगिक विभेद यानी कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता क्या है? देखिए लिंग के आधार पर महिला हो या पुरुष हो के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। तो लिंग के आधार पर यदि महिला और पुरुष के साथ भेदभाव हो रहा है तो वही कहलाएगा लैंगिक असमानता। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित जाति समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी जारी हैं। कहने का मतलब देखिए अभी जो है भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित जो है समाज है और सभी चाहते हैं कि अपना बेटा बेटी का जो शादी है हम अपने ही कास्ट में करें, वो दूसरा ही कास्ट में करना नहीं चाहते हैं। और अधिकांश लोग जो है अपना कास्ट सुन के ही भी क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, चाहे वो नेता कैसा भी हो, चाहे उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना करें, लेकिन वो जो करेंगे धर्म के आधार पे ही करेंगे, जाति के आधार पे ही करेंगे। बोलेंगे मेरा जाति का है, हम इसको जो है वोट देंगे। वैसे ही शादी ब्याह भी ऐसा ही होता है। तो भारत में अगर इस तरह से देखा जाए तो जातिगत असमानताएं जो हैं अभी भी जारी है, जिस कारण से जो है देश का भी विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है गलत नेता को चुन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जात के आधार पे, जो कि जो है वो जात पात नहीं देखने वाला है आगे चल के, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है नेता लोग। देखिए लास्ट प्रश्न जो हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखिए भारतीय संसद में जो है महिलाओं की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, इसको जानते हैं हम लोग। तो भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति असंतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा का बात करें चुनाव से पहले तो महिलाओं की भागीदारी संसद में कितना % थी, तो 10% थी, से भी कम थी। वही बात करें 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या जो है 543 में से मात्र 59 थी, जो कि कुल देश का 11% थी। कुल देश की महिलाओं का कितना % थी, 11% थी। तो कहने का मतलब ये जो है असंतोषजनक नहीं है। हम जो है 2015वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व की महिला की भागीदारी देखते हैं 10% से भी कम है, और वही बात करें 545 में से जो है 59 महिलाएं थी, जो कि पूरा देश का जो है 11% था। तो ये कहीं ना कहीं जो है असंतोष स्थिति नहीं है। तो हम लोग जो है इसका लघु उत्तरीय यानी कि 2 मार्क्स वाला, और इससे पहले जो है हम लोग MCQ, कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 मार्क्स वाला, ये सब प्रश्न जो है हम लोग चैप्टर 1 का देख लिए हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग जो है इस वीडियो को, ताकि जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव और जो है लघु उत्तरीय क्लियर हो सके पॉलिटिकल साइंस का। तो मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।